अब अगर हम एल्गोरिदम को समझे तो ऐसा कौन सा एल्गोरिदम और ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हमने अपना कंटेंट को कंसिस्टेंटली वायरल किया। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक हमें एज ए एम्प्लॉय समझता है, तो हम जो भी एक फॉर्मेट सेट करें। तो स्टार्टिंग में जब मैं कंटेंट अपलोड कर रहा था तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा था, जिसकी वजह से मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था और कंटेंट में भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की थी जहाँ पर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कंटेंट अपलोड कर रहा था। उस केस में मेरी क्वालिटी भी एनहांस हो रही थी, मेरी स्टोरी टेलिंग भी एनहांस हो रही थी और मैं प्रॉपर तरीके से वर्क भी कर पा रहा था। वैसे कोई पर्टिकुलर टाइम होता नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि मैंने कौन से टाइम पे वीडियोस को अपलोड किया, तो यूजुअली मैंने 7-10 का एक टाइम रखा था। तो एज अ एम्प्लॉय अगर मैं मेटा के लिए वर्क कर रहा हूँ तो मैं 7-10 को वीडियो डाल रहा हूँ, तो मेटा आपके वीडियो का 7-10 को वेट करेगा। अगर आप कंसिस्टेंटली एक दिन छोड़ के एक दिन 7-10 या कोई भी एक टाइम पकड़ के आप उस पर अपलोड करते हो, तो वो क्या करता है, उस टाइम के हिसाब से एक ऑडियंस क्रिएट करता है कि फॉर एग्जांपल 7 बजे ये यूज़र हमेशा ऑनलाइन रहता है। तो उस केस में जैसे ही आप 7 बजे अपलोड करोगे तो वो आदमी को 7 बजे आपकी वीडियो दिखेगी। अगर हम और एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो डैशबोर्ड में जाके वहाँ पे जाके आप अपने यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके ऑडियंस मैक्सिमम कौन से टाइम पर अवेलेबल रहती है। तो उसके हिसाब से आप कंटेंट भी अपलोड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आप एक दिन छोड़ के एक दिन कंटेंट अपलोड कर रहे हो, तो उस केस में आपको कंसिस्टेंटली वो वर्क करना है। अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो सबसे पहले सबसे मेजर चीज़ होती है कि हम बफर में कंटेंट बनाएं। तो जब भी मैं कंटेंट क्रिएट करता था तो मेरे पास एक वीक का कंटेंट हमेशा बफर में रहता था, तो ताकि कभी भी अपलोड करते टाइम मुझे कोई चैलेंज फेस ना करना पड़े। तो यूजुअली काफ़ी टाइम ऐसा भी हुआ है मेरे टाइम पे कि जब भी मैं कंटेंट बनाने जाता हूँ तो मेरे पास कंटेंट ही अवेलेबल नहीं रहता था। तो उस केस में हमें क्या करें, मुझे समझ में नहीं आता था और उस टाइम पे मैं काफ़ी बार मिस आउट हो जाता था कंटेंट अपलोड करने के लिए, जिसकी वजह से हमें मेटा हमारी रीच को कम्प्लीटली गिरा देता था। लेकिन फिर आपको वायरल होने के लिए फिर आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती थी। फिर आप अगर 2-3 वीडियोस में अच्छा कंटेंट बनाते हो तो फिर आपका मेटा कंटेंट पुश करने स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें कि यूजुअली जब मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो मैं कैसे कंटेंट क्रिएट करता था, मैं कहाँ से रिसर्च करता था, कहाँ से सारी चीज़ें करता था। तो जब भी मैं कंटेंट क्रिएट करने जाता था तो उस केस में मैं सबसे पहले कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करता था, किसकी वीडियोस जो लॉन्ग टर्म से डाल रहा है लेकिन चल रही नहीं है, किसकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो मैं उस चीज़ को एनालिसिस करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे कॉम्पिटिटर हो और आपने कोई वीडियो अपलोड की, उस केस में मैं ये एनालिसिस करता था कि आपकी अगर कंटेंट में रीच नहीं पहुंच रही है तो कहाँ पर मिस्टेक है। अगर आपके कंटेंट में दम है तो एक ही चीज़ में मिस्टेक हो सकती है, जो है प्रेजेंटेशन। आप जितना अच्छा दूसरे का कंटेंट कॉपी करके उससे अच्छा प्रेजेंट करोगे, उतनी आपको ज़्यादा रीच दिखेगी। तो मैं आपको 2-3 वीडियो के एग्जांपल्स दिखाता हूँ जहाँ पे हमने कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटर को कॉपी किया और उनसे अच्छा हमने वीडियो को प्रेजेंट किया। अगर हम रील्स देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। तो ये थी कॉम्पिटिटर की ऐड। इतनी दोस्तों इस कीड़े की कीमत है ना, उसमें आराम से एक BMW या मर्सिडीज आ जाएगी। क्या आपको पता है ये है दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा। इसकी कीमत सुनकर आप पक्का हो जाओगे हैरान। स्टैग बीटल है इसका नाम। 75 लाख रुपए तक है ये बिकता। आपके भी दिमाग में आ रहा होगा आखिर इसे क्यों है कोई खरीदता। इसके पीछे ना थोड़ा अजीब सा है राज। चलिए जानते हैं आज। कुछ लोग इन्हें भाग्यशाली कहते हैं, रातों रात अमीर हो जाएंगे ऐसा भी सोचते हैं। और पता है जापान में तो इन्हें पेट की तरह पाला जाता है और फिर इनके बीच ही कंपटीशन करवाते हैं। यहाँ पर इनको देखो, इनके ना बड़े जबड़े होते हैं और इनका 2 से 6 ग्राम तक वेट होता है और 3 से 7 साल तक जीवन काल रहता है। और इसके अलावा इनका मेडिसिन में भी यूज करा जाता है। दुनिया भर में इस कीड़े की 1200 स्पीशीज मौजूद है। गर्म वातावरण में रहने वाले स्टैग बीटल की थी ना कहानी एकदम अलग। दोस्तों शेयर करना। ये कीड़ा लेकर आओ और मेरे से 70 लाख रुपए लेके जाओ, ऐसा मैं नहीं, लाइवमेंट कह रहा है। तो ये है स्टैग बीटल। ये स्टैग बीटल की अराउंड 1200 से ज्यादा स्पीसीज अवेलेबल है। इसकी इतनी प्राइस हाई क्यों है, क्योंकि इसको मेडिकल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो जो इसके अंदर से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, यूजुअली जिनको सुनाई देने की प्रॉब्लम होती है उनको क्योर करने में हेल्प करता है। और ये काफी रेयर होता है, इसलिए इसकी काफी ज्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। अगर आपको इसको सेल करना है तो एक्सपोर्ट जीनियस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। वहां पे आपको काफी सारे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी।
जो पर्टिकुलरली इस बीटल में ही डील करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस तो आपको अब समझ गया ही होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और इंडिया में अगर मैं फ्रैंकली स्पीक करूं तो लड़कियों के कंटेंट पे ज़्यादा रीच है एज़ कंपैरिजन टू मैन। जहाँ पर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करती है और बहुत ज़्यादा रीच उन्हें इनिशियली मिल जाती है। तो अगर मैं आपको एक पेज दिखाऊं जिस पेज पे हमने वर्किंग की थी, तो ये था हमारा एड्स वाला अड्डा पेज, जहाँ पर हमने सिर्फ 10 से 11 वीडियो में 22,000 फॉलोअर्स गेन किए थे। और अगर हम यही मैं अपने केस में बात करूँ तो मैंने 100 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने पर भी मेरे 83,000 फॉलोअर्स ही गेन किए थे मैंने। अब मैं आपको और अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में सीखे थे, या आप चैलेंजेस भी बोल सकते हो। तो जब भी मैं स्टार्टिंग में कंटेंट बना रहा था तो मैं एआई रिलेटेड बना रहा था, तब मुझे जो ऑडियंस आ रही थी तब वो एआई रिलेटेड आ रही थी। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बनाने लगा तो डिजिटल मार्केटिंग में मुझे ऑडियंस डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आने लगी। तो जब मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट अपलोड कर रहा था उस टाइम पे मेरी रीच जो थी वो गिरने लगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो यूज़र्स थे, जो एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स थे, जो मुझे फॉलो करते थे, वो बोर होने लग जाते हैं। तो आपको हर बार कुछ नया करना पड़ता है जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो और लर्निंग भी हो। तो इसलिए मैंने क्या सोचा था कि अगर मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग के बाद अपना कंटेंट बिजनेस रिलेटेड कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक वीडियो मेरे नोटिस करी है। ये सारे शोपीस बने हैं नारियल के वेस्ट से, और यही शोपीस थाईलैंड में बिकते हैं अराउंड 3 से 4 हज़ार रुपये में। तो चलो इसके मेकिंग के प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले नारियल के वेस्ट को कलेक्ट कर लिया था, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद इस नारियल को सरफेस को स्मूथ करने के लिए सैंड पेपर का यूज किया जाता है। उसके बाद इस पे अच्छे से बैम्बू स्टिक को चिपका दिया जाता है। उसके बाद आपको मिलता है ग्लास। और ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन सेल करने में हमारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको हेल्प करेगी, जहां पर हमने काफी सारे ब्रांड्स को उनकी ग्रोथ में हेल्प किया है। तो मुझे ये वीडियो के बाद मैंने एंड में मैंने ये बताया कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी को आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास कोई बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट हो। तो मुझे लगा जब 1 मिलियन ऑडियंस मेरी इस वीडियो को देखेगी तो उसमें से कुछ परसेंट तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए मुझे कनेक्ट करेगी। लेकिन एट द एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी भी लोगों ने मुझे इससे रिलेटेड अप्रोच कभी नहीं किया। तो इसलिए जब भी आप कंटेंट बनाओगे तो जिस नीश में आप कंटेंट बनाओगे आपको उस नीश में ही वर्क करते चलना है। बस आपको मार्केट को एनालाइज करते हुए चलना है कि कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना कंटेंट का प्रोसेस चेंज करते रहना है, जिससे उनको भी रीच मिलेगी और आपको भी रीच मिलती रहेगी। अब सोचो 3 करोड़ लोगों ने मेरा कंटेंट देखा, उसमें से अगर 50 लाख लोगों ने भी मेरे प्रोफाइल पे विजिट किया, तो उसमें मैंने क्लियरली अपने बायो में मेंशन किया है कि हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग हमसे कनेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इसलिए आपको अपने नीश में वर्क करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।